गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी और पहले से भी और बेहतर हो गई होगी, क्योंकि अब क्या है कि फेस्टिवल था, दीपावली थी, सेलिब्रेशन में सब कोई लगे हुए थे, तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन का टाइम में थोड़ी धीमी पड़ जाती है। लेकिन पढ़ाई को अब पहले की तरह बिल्कुल एक जोश और रफ्तार के साथ चलना चाहिए, है ना। तो हम लोगों की सेशन क्या चल रही थी? हिस्ट्री में चल रही थी। हम लोगों का मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो चल रहा था। यानी हिस्ट्री अपने आप में कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके मॉडर्न इंडिया जो सेक्शन है उससे अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम लोग पहले मॉडर्न हिस्ट्री का जो हमारा सेक्शन है उसे पहले कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एंशिएंट को भी देखेंगे एंड मिडावल को भी देखेंगे। तो जो हमारी सेशन चल रही थी, सेशन में हम लोगों की टॉपिक चल रही है मॉडर्न इंडिया की। जैसे हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट देखा है, चंपारण देख लिया, असहयोग देख लिया है। इस तरह से एक क्रम में हमारा जो है बिल्कुल एक क्रम, जैसे ईस्वी के अकॉर्डिंग कि 1920 की घटना कौन सी थी, 1920 के बाद की 1923 स्वराज पार्टी देखा हम लोगों ने। इस तरह से एक ईयर वाइज चल रहा है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, एक ईयर वाइज अगर आप करेंगे तो आपको भी ध्यान रहेगा। और दूसरी चीज, मेरी वीडियो जो है मैं काफी छोटे छोटे जो वीडियोज डाल रही हूँ, उसके पीछे रीजन ये है, और एक इंटरवल में होता है। यानी अगर मैं जितने दिन का गैप दे रही हूँ, आपकी वो टॉपिक बिल्कुल 100% प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कवर हो जानी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात यह कि कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होनी चाहिए। टॉपिक का मतलब ये नहीं होता है कि बस हमने रट लिया, नहीं, एक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इस घटना के बाद ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, क्यों ये चीजें बनी, इतिहास इससे कैसे बन गया, क्या घटना था, इसकी क्या स्टोरी थी। ये बिल्कुल आपको एक कहानी की तरह समझ में आनी चाहिए, ताकि आप दूसरों को भी अगर बताएं, किसी ने पूछ लिया कि अच्छा चलो तुम तो इंडियन हो, भारत के वासी हो, ये बता दो कि असहयोग क्या था, या सविनय क्यों हो गया, या स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ, क्या रीजन था। तो उसको कहानी की तरह आप उसे कैसे बताएंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर रहना। और आजकल के जो क्वेश्चंस होते हैं केवल वो क्या है, फैक्चुअल बेस्ड कम होते हैं, वो आजकल हो गए हैं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आप लोग देख ही रहे हैं, जिन्ना की 14 सूत्री फॉर्मूला या 14 शर्तें क्या थी, क्यों रखी गई थी, कब रखा गया था, कहाँ रखा गया था, क्या इसका प्रतिफल हुआ, क्यों रखा गया, इन सभी कहानी को आज हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, स्टूडेंट जल्दी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसको पढ़ना नहीं चाहते और क्वेश्चंस एक आधा यहाँ से आ ही जाते हैं, है ना। मतलब ये मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछ लिया करता है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो इसकी तो गारंटी नहीं है कि अभी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो पढ़ना है इसे, और बहुत आसानी तरीके से हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और आते हैं, देखते हैं जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला क्या रहा या 14 शर्तें क्या थी। सबसे पहले इसका मैंने क्या कहा है कि जब किस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसकी क्या करते हैं, ईस्वी को याद रखते हैं। ईस्वी को याद रखते, कब की घटना है? 1929 की है। रिपोर्ट जो है जिन्ना की जो 14 शर्तें हैं ये 1929 की है। अच्छा, इससे अगर पहले हम लोग जस्ट इससे पहले देखें इतिहास में कि क्या हुआ था, जो ये रिपोर्ट जो है जिसको तैयार किया गया, इससे पहले इतिहास में क्या हुआ था, तो ध्यान ये रखना है कि हम लोगों ने क्लास किया था नेहरू रिपोर्ट का। इसकी जस्ट पहले क्लास क्या थी? नेहरू रिपोर्ट की थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 ईस्वी की घटना है, और उसके जस्ट बाद 1929 ईस्वी में क्या हुआ था आपका, यह जिन्ना की जो है 14 सूत्री मांग रखी गई। तो क्या था ये, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग बैठाएं कि ऐसा क्या हुआ था नेहरू रिपोर्ट में जो ये डिमांड किया गया जिन्ना की ओर से। क्लियर नाउ, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो डिमांड की गई है, शर्तें रखी गई हैं, इस शर्त में ये किसका शर्त क्यों रखा गया था, तो यह किसका प्रत्युत्तर था, यानी यह किसका जवाब था, जिन्ना ने किसका जवाब दिया, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी के प्रत्युत्तर में इसको रखा गया था। एक्चुअली जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसमें क्या था, विभिन्न दल के लोग थे। आप लोग अगर जाएंगे थोड़ी सी क्लास को अगर रिविजन किया होगा आप लोगों को तो याद होगा, उसमें विभिन्न दल विभिन्न संप्रदाय के लोग थे। तो स्टार्टिंग में क्या किया गया, उसको स्वीकार किया गया, लेकिन फाइनली वो रिपोर्ट भी अस्वीकार हो गई थी। ठीक है, ये वहां पे हम लोगों ने देखा था। अब जिन्ना के द्वारा जो रिपोर्ट इन लोगों ने जो उसको अस्वीकार कर दिया, 14 स्तरीय फॉर्मूला को रखा, तो ये किसका प्रत्युत्तर था, तो ये नेहरू रिपोर्ट का। और नेहरू रिपोर्ट किसका प्रत्युत्तर में आया था, तो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर, यानी उसके जवाब में, उसके प्रति जवाब में। साइमन कमीशन का जवाब किसने दिया, नेहरू रिपोर्ट ने। नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में क्या आया, जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला। सबसे पहले इस लाइन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी साइमन कमीशन 1928 27 में अपॉइंट हुआ था, 28 में वो भारत आया था। नियुक्त कब हुआ, 27 में, कब, नवंबर में। भारत कब आया, फरवरी में 28 में। और साइमन कमीशन का विरोध था, नेहरू रिपोर्ट आ गया।
नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो विभिन्न दल संप्रदाय ने विरोध किया, उसमें से जिन्ना ने 14 सूत्री फॉर्मूला को रख दिया, ये 1929 में आ गया। तो इस प्रकार से ये कैसे एक दूसरे से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। तो ये प्रत्युत्तर किसकी हो गई? नेहरू रिपोर्ट की। अब इन्होंने इसकी मांग जो है, ये जो 14 सूत्री शर्तें रखी, मांग रखी, ये कब की घटना है? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि यह 28 मार्च, ओके, क्या ध्यान रखना है? 28 मार्च 1929। और कहां पर? तो दिल्ली। दिल्ली का कौन सा अधिवेशन रहा? यह मुस्लिम लीग अधिवेशन में। मुस्लिम लीग अधिवेशन में क्या किया गया था? मुस्लिम लीग अधिवेशन जो कि 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि इसने अपने प्रस्ताव को या फॉर्मूला को कब पेश किया था, कहां पेश किया था? तो दिल्ली के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पेश किया था। इसको क्लियर रखिएगा, ये मांग तब की गई थी। इतिहास से ईस्वी पूछ ही लेता है या कभी बोल देगा कि क्रम में सजाओ, तो कैसे सजाएंगे उसको? क्लियर? नाउ आखिर इसको क्यों लाया गया? इस रिपोर्ट को क्यों लाया गया? शर्तों को क्यों लाया गया? शर्त लाने के पीछे वजह क्या थी? हम लोग क्यों पे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा क्या किया गया था? जो वहां जो रिपोर्ट दी गई, उस रिपोर्ट में आपने ध्यान अगर दिया होगा तो एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भी बात की गई थी। इसको अस्वीकार कर दिया गया था। नेहरू रिपोर्ट में क्या था? सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व थे, इसको अस्वीकार किया गया था, इसको नहीं माना गया था। क्लियर? अब तो जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना की मांग क्या थी कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए कुछ रियायत जो है यह इस नेहरू रिपोर्ट में होनी चाहिए थी। क्योंकि किसका प्रत्युत्तर था? नेहरू रिपोर्ट का था। उसी का जवाब में जिन्ना ने लेकर के आया था। हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका यहाँ पर रोल नहीं है। ये किसके बीच में है? तो कांग्रेस की बात चल रही है और जिन्ना की बात चल रही है। क्लियर? तो इसने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार नहीं था, ये इसका मेंशन नहीं था। जिन्ना ने क्या किया? बोला कि नहीं, मुस्लिम संप्रदाय के लिए कुछ रियायत होनी चाहिए। रियायत भी किस प्रकार का? तो उसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो केंद्र का जो विधानमंडल है ना, इस केंद्र के विधानमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कितनी मांग? 1/3। कितना होना चाहिए? 1/3 जो प्रतिनिधित्व है वो होनी चाहिए। किसकी? मुस्लिम्स की। किसमें? कांग्रेस के विधानमंडल में। यह लेकिन इसको क्या किया? ये तो इन लोगों ने तो मांग कर दिया। ये मांग किसकी थी? जिन्ना ने रखा कि कम से कम कितना है? 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व होने चाहिए हमारे केंद्रीय विधानमंडल में, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। जिसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते थे। बोलते कि नहीं, सबका क्या है? एक, केवल एक वो मान रहे थे। आपको लास्ट में क्लाइंट भी मिलेगा आगे। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्या है? जिन्ना ने क्या बोला? मुस्लिम संप्रदाय के लिए इसने कुछ और रियायत चाहिए थी। और रियायत किस रूप में? तो कांग्रेस का जो विधानमंडल है वहां पर मुस्लिमों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग, जिसको कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। और इसी के एवज में, इसी के प्रति में क्या किया? जिन्ना ने 14 सूत्री मांग लेकर के आया था। ठीक है, इसी के जवाब में क्या था? जिन्ना का 14 सूत्री मांग था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वो 14 सूत्री मांग क्या क्या रही है। सबसे पहला था, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए? परिसंघात्मक होना चाहिए भारत का संविधान। और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास होनी चाहिए? तो अपशिष्ट शक्तियां जो है प्रांतों को दे दी जाए। किसको दे दी जाए? प्रांतों को। भारत का संविधान कैसा होना चाहिए? परिसंघात्मक। और जो अपशिष्ट शक्तियां हैं वो प्रांतों को दे दी जाए। दूसरा डिमांड क्या था? जो शर्त थी कि प्रांतों का क्या है? एक समान स्वायत्तता होनी चाहिए, यानी सबको एक समान स्वराज्य जो है माना जाए। किस प्रकार का? एक समान स्वायत्तता। ठीक है। थर्ड पॉइंट था, सभी विधानमंडल, जितने भी विधानमंडल हैं और निर्वाचित जो भी निकाय हैं, उन सभी में अल्पसंख्यकों का क्या होना चाहिए? पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, अगर जहां पे ये शाइन है मतलब वहां पर उसकी डिमांड की जा रही है। ये था अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? केंद्र के जो विधानमंडल है, यहां पर क्या बोला गया? मुस्लिमों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट, अगर कहीं कुछ भी याद नहीं है तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि यही एक जो बड़ा एक जड़ हो गया, ये एक सबसे बड़ा कारण हो गया किसका? सॉरी, जिन्ना की 14 सूत्री मांगों का सबसे बड़ा कारण हो गया।
कि हमें इनको क्या चाहिए था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की नहीं गई थी ना रिपोर्ट में, इनको नहीं, मुस्लिमों के लिए कुछ और छूट चाहिए। और वो छूट किस रूप में था, केंद्र की विधानमंडल में 1/3 प्रतिनिधित्व कम से कम मुस्लिम्स का होना चाहिए, जो कि कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया। और जिन्ना ने बोला कि नहीं, हमें अब एक नहीं 14 सूत्री हमें हमारा फॉर्मूला को उन्होंने रख दिया। कितना, 14 सूत्री फॉर्मूला को उन्होंने रख दिया। क्लियर। नेक्स्ट है सांप्रदायिक, तो जो समूह है, जो ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था होनी चाहिए। किसके लिए, सांप्रदायिक समूह की कितनी क्या होनी चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है की जाए। ओके, इसकी व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और क्या क्या मांगे रखी गई है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम का जो सीमा प्रांत है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, पेशावर हो गया, बंगाल, क्लियर, एंड पंजाब, क्षेत्रीय बदलाव अगर यहाँ पर होते हैं, ठीक है, अगर यहाँ क्षेत्रीय बदलाव होते हैं, क्षेत्रीय बदलाव होने पर अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्रीय बदलाव हो रहा है, लेकिन वहां पर मुस्लिम जो बहुमत है उसको प्रभावित किए बिना, अगर आपको जो यहाँ किसी भी प्रकार का अगर आप क्षेत्र का बदलाव कर रहे हो, सपोज इस एरिया को वहां मिला रहे हो, वहां मिला रहे हो, लेकिन एरिया किसी को किसी से मिलाओ, उससे मुस्लिम जो प्रति बहुमत है ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। ओके, ये नहीं कि अगर आपने किसी एरिया को किसी से मिला दिया, सपोज आपने पंजाब का कुछ पार्ट लेकर के आप मिला रहे हो कि नहीं हम उसमें मिला देंगे, पाकिस्तान में मिला रहे हो, या कहीं भी कुछ कर रहे हो, कोई एरिया चेंज कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम्स के जो बहुमत है उसको प्रभावित कर दो। वो प्रभावित किए बिना, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है सभी संप्रदायों, जितने भी संप्रदाय हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी धर्म की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। सभी संप्रदायों को धार्मिक रूप से ये स्वतंत्र हो। सिंध को बोला गया कि बंबई से पृथक करके एक अलग प्रांत बना जाए। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो या आपका बलूचिस्तान हो, यहाँ पर संवैधानिक सुधार की क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मुस्लिम्स जो जनसंख्या रही है काफी ज्यादा थी, ठीक है। तो बोला गया कि यहाँ पर भी संवैधानिक सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा राज्य की सभी सेवाओं, जो भी आपके राज्य की सेवा है, सर्विसेज हैं, वहां पर भी, या स्थानीय निकाय है वहां पर भी क्या है, मुसलमानों का जो है एक स्थान जो है आरक्षित होना चाहिए, यानी मुस्लिम्स हैं तो इनके लिए इतनी सीटें रिजर्व कर दो। कहां पर, राज्य की सभी सेवाओं में, जितनी भी सर्विस राज्य के द्वारा दी जा रही है या आपका स्थानीय निकाय में। नेक्स्ट है मुस्लिम संस्कृति, धर्म हो या उनका व्यक्तिगत कानून या जिसे हम पर्सनल लॉ बोला जाते हैं, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और इसके अलावा अब तक क्या था कि केंद्र के विधानमंडल में 1/3 की मांग थी, लेकिन अब उनकी मांग क्या हो गई, जब 14 सूत्री फॉर्मूला उन्होंने रखा तो केंद्र के साथ साथ क्या बोला कि प्रांत की जो मंत्रिमंडल है वहां पर भी मुस्लिमों का क्या होना चाहिए, 1/3 प्रतिनिधित्व। कितना, 1/3 जो है प्रतिनिधित्व, यहाँ पर भी बात इन्होंने किया, 1/3। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र के विधानमंडल और प्रांत के विधानमंडल में क्या होना चाहिए, 1/3 आपका जो है सीट प्रतिनिधित्व, जो किसके लिए, मुस्लिमों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी संप्रदाय में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, 3/4 सदस्य अगर विरोध कर रहे हैं तो विधानमंडल हो या स्थानीय निकाय हो, यहाँ पर कोई भी विधेयक या प्रस्ताव जो है यह पारित नहीं होगा। विरोध करने, अगर ये विरोध कर रहे हैं, सपोज किसी भी संप्रदाय के 3/4 सदस्य अगर विरोध कर रहे हैं, तो इनके विरोध करने पर विधानमंडल हो या स्थानीय निकाय हो, कोई भी विधेयक या प्रस्ताव यहां से पारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा भारतीय परिसंघ के क्या है, केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा भारतीय परिसंघ एवं राज्यों की सहमति, क्या क्या दिया गया है कि केंद्र के विधानमंडल द्वारा भारतीय परिसंघ हो या संघ की जो बात की जा रही है, एवं राज्यों की सहमति के बिना, अगर राज्य की सहमति नहीं है तो वहां पर संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी संविधान में संशोधन करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय परिसंघ की जो इकाई है वो और राज्यों की सहमति, दोनों की क्या है, सहमति आवश्यक है, दोनों की, भारतीय परिसंघ के भी और राज्यों की सहमति। अगर ये सहमति नहीं दे रही है तो संविधान में संशोधन जो है वह नहीं किया जाएगा। इनकी सहमति के बिना, अगर ये सहमति नहीं देगी तो संशोधन नहीं होना चाहिए संविधान में। क्लियर, एनी डाउट इन दिस?
तो कहने का मतलब है कि जिन्ना ने जो 14 सूत्री फॉर्मूला रखा था, ये टोटली बेस्ड, ये क्या करता भारत में। और आप देखेंगे तो अभी तक क्या था, जो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या कर रही थी, फूट डालो और राज करो। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या था, सांप्रदायिक आधार पर अगर आप अलग अलग बांटोगे तो विभिन्न संप्रदाय तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, है ना। और हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा लक्ष्य था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में बोला क्या था, डोमिनियन स्टेट्स की मांग। और तभी क्या कर दी गई थी, वहां पे जो नेहरू जी और आपके सुभाष चंद्र बोस जो इस चीज से बिल्कुल बोले कि नहीं, डोमिनियन स्टेट्स नहीं, हमें पूर्ण स्वराज। अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है, पूर्ण स्वराज होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो मांग की जा रही, जो फॉर्मूला रखा जा रहा है, इससे तो विभिन्न संप्रदाय के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग, तो फिर पूर्ण स्वराज की बात यहाँ कहाँ की गई, पूर्ण स्वराज यहाँ तो है नहीं, है ना। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला जी किस पर हो गए, सांप्रदायिकता के आधार पर हो गए। तो इसको मानना चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ इसमें उन बातों को रखो, क्योंकि इन्हीं बातों के आधार पर आगे चल करके सांप्रदायिक पंचाट, या आप बोल सकते हैं जो कमल अवार्ड लाया गया था किसका, मैकडोनाल्ड का, वो इसी पर बेस्ड करके उन्होंने क्या किया, सांप्रदायिक पंचाट को लागू कर दिया था मैकडोनाल्ड ने आगे चल करके। तो खैर ये तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर भी कहीं पूर्ण स्वराज को लेकर के एक धारा नहीं दिख रही है, एक विचार नहीं दिख रही है। कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे ओवरऑल, अगर आप देखते हैं पूरा, अगर हम देखें तो नेहरू रिपोर्ट क्या बोलता है कि संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। क्या है, संयुक्त रूप से चुनाव लड़ना है ना, सभी को मिल करके। लेकिन जिन्ना का जो फॉर्मूला है वो क्या बोल रहा है, जिन्ना का फॉर्मूला कि चुनाव क्षेत्र की मांग कर रहा है कि नहीं, हमारे लिए ये एरिया दे दो। इनका है कि नहीं सभी मिलकर के चुनाव लड़ो, लेकिन इनका है कि नहीं, हमें क्या करना है, हमारा बाज़ाब्ता हमारे लिए एक एरिया ही अलग कर दो। ओवरऑल ये डिमांड की गई है। क्या इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, या अगर लगता है कि कमेंट सेक्शन से कमेंट करके पूछेंगे तो भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो भी आप लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि पूरी इस जो 14 सूत्री फॉर्मूला है, इससे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत भागते हैं, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इससे जो समझने का प्रयास नहीं करते हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि इस क्लास को लेकर के थोड़ा जो भी मैंने पहले पढ़ाया है, अगर उसके साथ, जैसे सपोज आपने इस क्लास को देख लिया, वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप देख रहे हैं, अगर कहीं भी थोड़ा भी लगे तो आप फिर से बैक होइएगा। और रिवीजन मैंने कहा है, बार बार रिवीजन करें, रिवीजन एज मच एज क्या करें, रटने से ज़्यादा जरूरत। अगर आप से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो कभी भी जिन्ना की 14 सूत्री जो फॉर्मूला है उसको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे, बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी आपने देखा स्वराज्य की बात नहीं की गई है, केवल सांप्रदायिकता। तो 1/3 सीट चाहिए, तो हमें यहाँ चाहिए, सिंध को अलग कर दो, मुंबई से अलग कर दो। तो अगर कहीं भी कोई बदलाव हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, उत्तर पश्चिम प्रांत में हो रहा है, तो वहाँ भी मुस्लिम बहुमत प्रभावित ना हो, केवल इसी की तो बात की गई है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस तो आराम से होने हैं। अब हमें देखना क्या है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस किस किस प्रकार से बनते हैं और पहले भी पूछे जा चुके हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि डैश अधिवेशन में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया, तो किस अधिवेशन में, दिल्ली मुस्लिम लीग अधिवेशन, मुस्लिम लीग अधिवेशन जो कि कहाँ किया गया था, यह दिल्ली में हुआ था। मुस्लिम लीग अधिवेशन कहाँ किया गया, दिल्ली में किया गया। कब किया गया, 28 मार्च 1929 ईस्वी में, 28 मार्च 1929 ईस्वी में। ठीक है ना। यहाँ पे एक सवाल ये भी बन सकता है, जो कि टॉपिक मैंने भी पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही होगा जो पूर्ण स्वराज। तो अगर कभी भी ये पूछ ले कि पूर्ण स्वराज और आपका जो 14 सूत्री फॉर्मूला है जिन्ना का, इनमें से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, तो पहले ये आएगा जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला, बाद में आपका पूर्ण स्वराज आएगा। ठीक है, क्योंकि वो दिसंबर की घटना है और ये कब की है, मार्च की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा कायदे आजम किसे कहा गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया था कायदे आजम। किसने कहा, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को किसके द्वारा दिया गया नाम है, यह गांधी जी ने यह नाम दिया था। सरोजनी नायडू ने क्या कहा था, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत, किसे कहा था, जिन्ना को कहा था। किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। इस प्रकार से यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह भी जिन्ना ने किया था। आप ये देख रहे हैं जिन्ना, द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्ना ने किया था।
ठीक है, जिन्ना ने किया था द्वि राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन। तो इस प्रकार से इस टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कहीं भी कोई डाउट हो आप लोग बिल्कुल कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, लेकिन तब तक आप लोग इस टॉपिक को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर रहे। और आप में से कितने स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं हिस्ट्री को लेकर के, यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखे हैं, वो जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आज रात में क्लास 8 बजे जो है जीके जीएस की जो बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई है उसी के रिगार्डिंग वो क्लास चल रही है। लाइव क्लास आप लोगों की 8 बजे है जीके जीएस की। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।